बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर जमील, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। और टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास होगा आज मॉलिक्यूलर आयन का, और एक दूसरा टॉपिक होगा वो होगा रिलेटिव एटॉमिक मास का। मॉलिक्यूलर आयन में जो जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है उसका स्केच आपको नज़र आ रहा होगा, और उस स्केच में सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसकी फॉर्मेशन, और फाइनली हमने डिस्कशन करनी है इसकी एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस की। इस टॉपिक के साथ साथ हमने कुछ एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करने हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं, और उसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास रैम, जिसको मैं एब्रीविएशन के तौर पे लूँगा। इसकी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इसमें कार्बन 12 को स्टैंडर्ड क्यों लिया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने लास्ट में डिस्कस करनी है दैट इज़ द एटॉमिक मास यूनिट। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, लेकिन इस पॉइंट से पहले मैं आपको बताता चलूँ इस टॉपिक में, ये टॉपिक बोर्ड के पैटर्न के हवाले से ज़्यादातर इसकी इंपॉर्टेंस है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या एमसीक्यूज़ के लिए। एमसीक्यूज़ किस तरह के बनेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ है, वो हम आपके सामने इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लेते हैं जी इसकी डेफिनेशन, स्टार्ट करते हैं कि जब भी कोई मॉलिक्यूल, अब आप ये बात याद रख लें कि व्हेन ए मॉलिक्यूल lose or gain electron, when a molecule lose or gain the electron, जब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे तो हम उसको नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, हम इसको नाम देते हैं मॉलिक्यूलर आयन का। बुक के स्टार्टिंग में आप देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उससे आयन बनता है, सिंपल आयन जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर आयन। ये तो हमारे पास डेफिनेशन हो गई कि मॉलिक्यूलर आयन होता क्या है। अब इसकी दो टाइप्स हमारे सामने हैं, एक है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एक है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। जब बात करते हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन तो नाम से जाहिर है कि पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन्स होंगे, पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन्स। तो हम यहाँ पर ये देखें, ये डिस्कस करते हैं कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स में हमारे पास ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये कैट आयन्स पे मुश्तमिल होंगे। ये मॉलिक्यूलर आयन्स कैट आयन्स बनाएंगे, यानी पॉजिटिव आयन्स होंगे। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, हमारे पास इनकी एग्जांपल्स हैं जैसे CH4 पॉजिटिव, जैसे CO पॉजिटिव, जैसे NH3 पॉजिटिव। यानी कोई भी मॉलिक्यूल जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर कैट आयन्स, मॉलिक्यूलर कैट आयन्स। और दूसरी बात इसमें ये आपने याद रखनी है कि दीज आर मोर अबंडेंट, ये भी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ क्यों है जी, मोर अबंडेंट होंगे ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मॉलिक्यूलर कैट आयन्स। अगर हम एनाइंस की बात करें, मॉलिक्यूलर एनाइंस की, तो इनकी एग्जांपल्स में जैसे ऑक्सीजन -1 है, जैसे नाइट्रोजन -1 है, जैसे ऑक्सीजन -2 है, इस तरह की एग्जांपल्स हमारे सामने होंगी। एंड दीज आर लेस अबंडेंट। चलें जी, अब पहले तो हम लॉजिक समझ लेते हैं कि मोर अबंडेंट या लेस अबंडेंट क्यों है। देखें बेटा, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई एक रूम है, लेट्स सपोज, हम उसमें कुछ चेयर्स डालना शुरू कर देते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो फिल्ड हो जाता है। अब जब आप, अक्सर आपने देखा होगा पैकिंग भी की होगी, कपड़ों की पैकिंग के दौरान हम किसी भी बैग में कपड़े डालते जाएं तो एक टाइम ऐसा आता है वो फिल्ड हो जाता है। अब कोई एक भी सूट उसके अंदर डालना मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर मॉलिक्यूल में भी यही सिचुएशन जो है वो होती है कि जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं, शेल्स ऑलमोस्ट फिल्ड हो जाते होते हैं। फिर आप किसी और इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो वो एक मुश्किल जो है वो एक मरला होता है। इसलिए मॉलिक्यूल का एनाइन बनाना मुश्किल है, और जो चीज़ बनना मुश्किल वो लेस अबंडेंट होगी, और जो चीज़ बनना आसान वो मोर अबंडेंट होगी। तो आप देखें कि वो रूम की मैंने आपको एग्जांपल दी कि उस रूम में से चेयर्स को निकालना ज़्यादा आसान, उस बैग में से कपड़े को निकालना ज़्यादा आसान, लेकिन उसमें किसी रूम में चेयर को इंसर्ट करना जब वो फिल्ड हो चुका हो, या किसी बैग में जो है वो क्लॉथ डालना
करना जब वो फील्ड हो चुके हों वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आपको पहले ही चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, कि जब कोई मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे तो हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। यानी मॉलिक्यूल, आप देखें बहुत आसान काम है कि किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आपने देखना है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आप उसका चार्ज हटा लें। जब चार्ज हटाएं तो स्टेबल मॉलिक्यूल आपको नजर आता है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूलर आयन है। सो हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयन होगा और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयन होगा। यहाँ पे बनना इसका आसान होता है, मैंने आपको एग्जांपल बता दी। और मॉलिक्यूलर एनाइंस का बनना मुश्किल होता है, लेस अबंडेंट होते हैं, रिपल्शन ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डालना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जी अगली बात की तरफ आते हैं हम कहते हैं कि इनकी फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेशन कैसे हो सकती हैं? अब देखिए बेटा, हमारे पास फॉर्मेशन के लिए यूज़ हो सकती हैं इसमें एक्स रेज, इसमें यूज़ हो सकती हैं अल्फा रेज, इसमें यूज़ हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम ये यूज़ हो सकते हैं। तो आप देखें इनकी एग्जांपल्स की तरफ अगर हम आएँ तो देखें बड़ा सिंपल सा पॉइंट हमारे पास है। ये मैं इनकी एग्जांपल्स को अगर मैं डिस्कस कर लूँ तो आप देखें यहाँ पर इनकी एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं कि ये नाइट्रोजन है, इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना चाहता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा N2-1, ये मॉलिक्यूलर एनाइन है। अगर हमारे पास है CO और मैं यहाँ पर एनर्जी देके इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा देता हूँ तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर कैट आइन। इस तरह से देखें एक बन गया एनाइन और एक हमारे पास क्या बन गया कैट आइन। और किसकी प्रेजेंस में होगा? देखिए 3 पॉइंट बताए, एक्स रेज हो सकते हैं, अल्फा रेज हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन बीम यूज हो सकती है इस पर्पज के लिए। तो इसकी फॉर्मेशन भी हमने डिस्कस कर ली, एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं। अब आगे चलते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप याद रखें कि मॉलिक्यूलर आयंस फॉर्मेशन में मॉलिक्यूल का जो मैस है ना वो चेंज नहीं होता। मॉलिक्यूल के सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट जरूर होगा लेकिन उनका जो मैस है वो कभी चेंज नहीं होगा। मॉलिक्यूलर आयंस फॉर्मेशन हम स्टडी करेंगे, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, दैट इज अबाउट द मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। उसमें मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूंगा कि मॉलिक्यूलर मैस जो है वो हम कैसे फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस में आपको बता देता हूँ कि इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मैस, हम इसमें क्या फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेशन फाइंड किसकी हो सकती है, ऑफ मॉलिक्यूलर मैस। देखें जी ये मॉलिक्यूलर मैस हम इसमें फाइंड कर लेंगे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। तीसरी बात काइंड्स ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है काइंड्स ऑफ एटम। ये हमारे पास वो हैं जो हम डिटरमिन कर सकते हैं किसके जरिए, इस मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन के जरिए। तो आपको मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशंस जो भी नाम दे दें ये आपको पता लग गई। यहां तक हमारे पास ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इंडिकेट करता हूं शॉर्ट क्वेश्चन इसका। ये शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से ये हमारे पास आता है, ये देखें यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन। ये देखें ये लिखा हुआ होता है व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन एंड हाउ it is formed, what is molecular ion and how it is formed। देखें जी बात यह है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस टर्मिनोलॉजीज की तरफ जाए ना हम तो इसको पढ़ते हैं मोलेक्यूलर। लेकिन हमारे जो सिलसिला चल रहा है तो मैं हमेशा इस चीज़ का कायल हूँ कि ठीक है प्रोनाउंसिएशन आप तक पहुँचे, आपको बताई जाए बात, लेकिन जो सिंप्लीफाइड चीज़ है ना जी, जो आपको आसानी से समझ आए ना उसको समझ लेना चाहिए। ठीक है जी,
तो अब तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं, मॉलिक्यूलर आप लोगों ने भी डेफिनेटली पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअल में आपको प्रोनाउंसिएशन बता दूं, ये मोलेक्युलर है। सो मोलेक्युलर आप पढ़ने समझ आनी चाहिए बात, इसलिए मैं ना समझाने वाली बात हमेशा करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाता। सो बात ये है हमारे पास, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। मॉलिक्यूलर आयन होता कैसे है और ये बन कैसे जाता है, ये क्या होता है और ये बनता कैसे है, इसके बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और इसकी फॉर्मेशन के हवाले से यहाँ तक ये पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास ये मोलेक्युलर आयन का या मॉलिक्यूलर आयन का ये टॉपिक यहाँ तक पॉइंट अप हो जाता है। अच्छा जी, अब आपके सामने यहाँ पर एक स्क्रीन पे आपको एक MCQ नज़र आ रहा होगा, फैसलाबाद बोर्ड का 2016 का। वो MCQ ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉलिक्यूलर आयन। अब इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर आयन नहीं है? ऑप्शंस देखें आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन देखें CO पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन देखें आपके सामने है HE पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन देखें आपके सामने है CH4 पॉजिटिव और चौथा ऑप्शन आपके सामने है NH4 पॉजिटिव। तो 4 ऑप्शन है। इनमें अगर आप देखें CO को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, आप पॉजिटिव चार्ज हटा ले CO पॉजिटिव बन जाता है। आपके पास हीलियम पॉजिटिव है, H पॉजिटिव हटा ले, आपके पास हीलियम मौजूद होता है क्योंकि वही एटम होता है, वही मॉलिक्यूल होता है। आप CH4 से पॉजिटिव हटा लें तो फिर CH4 एक मॉलिक्यूल होता है, और इसी तरह से अगर NH4 से पॉजिटिव हटा लें तो वो मॉलिक्यूल नहीं होता, वो अमोनियम आयन होता है। वो एक हम लास्ट लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, ये हमारे पास हैं पॉली एटॉमिक आयन्स होते हैं। पॉली एटॉमिक आयन्स होते हैं, ये ग्रुप ऑफ एटम्स में मुश्तमिल होते हैं। तो इनमें से क्या ऑप्शन होगा? अमोनियम। तो अब आप यकीनन, मैंने आपको हमेशा लेक्चर में ये कहता हूँ कि चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट किया करें, तो आप इसको अब नोट कर लें, अपनी बुक पे नोट कर लें या अपने पास अगर लेक्चर नोट कर रहे हैं तो उसके मुताबिक आप नोट कर लें। वो ये है कि अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन ये दोनों कभी भी मॉलिक्यूलर आयन्स नहीं होंगे। सो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिया और फैसलाबाद बोर्ड का मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया जो MCQ की फॉर्म में है। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। मैं इसको बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ। रिलेटिव आप देखें, ये वर्ड ड्राइव किया गया रिलेशन से, रिलेटिव रिश्तेदार। अब मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि मैं आपके सामने एक पर्सन लाता हूँ, ठीक है जी, और आप पूछते हैं ये कौन है। जब आप पूछते हैं ये कौन है, इसका मतलब आप मुझसे उसका रिलेशन डेवलप करवाना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं ये कौन है। और अगर मैं कह देता हूँ जी ये मेरा कज़न है, तो अब आपके लिए वो पर्सनैलिटी नोन हो गई, नोन हो गई। क्यों? क्योंकि आपने एक रिलेशन डेवलप करवा दिया। अब मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं जी इमरान खान का छोटा भाई हूँ, तो अब जो मुझे नहीं जानते वो भी मुझे जानेंगे। क्यों? क्योंकि इमरान खान एक स्टैंडर्ड हमने बना दिया, एक नॉन पर्सनैलिटी बना दी जिसको सब लोग जानते हैं। अब अगर मैंने इमरान खान का नाम ले लिया और आप लोगों को नवाज शरीफ पसंद हुआ तो शायद आप लोग इसको माइंड करेंगे। चले जी, मैं आपको और एग्जांपल से बता देता हूँ कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं नवाज शरीफ का बड़ा भाई हूँ, तो फिर भी आप लोग मुझे जानेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने एक रिलेशन डेवलप कर दिया। किस चीज़ के साथ? जो नॉन चीज़ है। तो इसलिए नॉन चीज़ के साथ एक रिलेशन डेवलप करना वो क्या कहलाता है? रिलेटिव कहलाता है। और नॉन चीज़ क्या होनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं? जो नॉन होगी चीज़ वो होती है स्टैंडर्ड। अब आप कभी शॉपिंग करने के लिए जाएं, कोई चीज़ लेने के लिए जाएं, घर वाले आपको भेजे, जाओ बेटा जाके सब्ज़ी लेके आओ। अब आप क्या करें कि वहाँ पे थोड़ी सी सब्ज़ी पड़ी हुई है, आप कहते हैं जी इसको ज़रा तोलें। अब जब वो पहले पड़ी हुई थी ना, आपके लिए वो उसकी क्वांटिटी अननोन थी, पता नहीं कितनी है। जब उसने तोला तो पता ये लगा कि वो 1 kg है। अब आपको पता ये लग गया कि ये सब्जी 1 kg है। क्यों? उसने रिलेशन डेवलप कर दिया, उसने कंपैरिजन किया किसके साथ? एक स्टैंडर्ड वेट के साथ, जिसको सब लोग मानते हैं 1 kg वो स्टैंडर्ड वेट है। सो आपको अब रिलेटिव की तो बात समझ आ गई होगी कि रिलेटिव क्या है। सो हम इसको डिफाइन करते हैं कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट
कंपेयर्ड विद, किसके साथ कंपेयर करना है? विद कार्बन 12। लंबी चौड़ी कोई डिस्कशन नहीं है जी। विद लाइटेस्ट आइसोटोप ऑफ कार्बन, तो अंडरस्टूड है ना जी। कार्बन 12 है, क्यों है आगे हम डिस्कस करने लगे हैं। लेकिन जी कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन अगर हम करें, किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम, देखिए इसमें डेफिनेशन में चेंज नहीं कर सकते, एक एक वर्ड वही का वही रखना है आपको। और वो क्या है? द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द कार्बन 12। इसको क्या नाम देते होते हैं हम? रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखने लगा हूं। एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं कि जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, दिस इज 1.008 AMU, ठीक है जी। इसी तरह से कार्बन लिख देता हूं, ये है 12 AMU, आसान आसान से एग्जाम्पल। इसी तरह से सोडियम लिख देता हूं, ये है 23 AMU। इसी तरह से मैं यहाँ पर नियोन लिख देता हूँ, ये है 20.1797 AMU सबके साथ आएगा। इसी तरह से मैं क्लोरीन लिख देता हूँ 35.453 AMU। ऑक्सीजन लिख देता हूँ 15.9994 AMU। यूरेनियम लिख देता हूँ 238.0289। तो ये बहुत से एलिमेंट्स हैं जिसको आप लिखते जाएं एग्जाम्पल की कोई लिमिट नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि ये तमाम एलिमेंट्स की मैंने एग्जाम्पल लिख दी, जो आप इसमें से 2 या 3 याद कर लें, मोर देन एनफ। तो ये यहाँ पर क्योंकि मैंने बॉक्सेस ज़रा ज़्यादा बना लिए थे, तो मैंने कहा चले फिल ही कर दें, अब इसको क्या एक अदर रह जाएगा, तो इसलिए मैंने फिल कर दिया। तो खैर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। पहला पॉइंट लॉजिकल है, एक्चुअली ये बोर्ड से इंपॉर्टेंट नहीं है रेलिवेंट, बोर्ड से रेलिवेंट इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है या फिर ये है, लेकिन ये आपके लॉजिक को क्लियर करेगा। ले जी मैं बात करने लगा हूं वाई कार्बन 12 इज टेकन एज स्टैंडर्ड। किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड कैसे बना लेते हैं आप? स्टैंडर्ड कैसे बना लेंगे? हम कहते हैं जी चलें आपको सिंपल सी एग्जांपल से बात शुरू करता हूं। स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाता है किसी भी चीज़ को? हम देखें, हम कहते हैं स्टैंडर्ड बनाने के लिए, कभी आप देखें, मैं वही डेली लाइफ की एग्जांपल लूँगा। कभी आप कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसने आयरन को यूज़ किया होता है, तो हम कहते हैं भाई ये तो कोई बेवकूफ़ी है, आयरन तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए, उसको सबसे ज़्यादा तो यूज़ करना चाहिए, ये हमारे पास लकड़ी आम मिल जाती, ईंटें पड़ी होती हैं, ये यूज़ कर ले क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड बनाने के लिए उसका अबंडेंट होना लाजमी है, यानी वो आसानी से मिल जाए। अब हम ये कह रहे हैं कि जो वुड है वो आयरन के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से मिल जाती है, ये कंडीशन नहीं है, सारी रेलिवेंट कंडीशन होंगी। इसका मतलब हम वुड नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, हम कहते हैं जी ज़्यादा अबंडेंट है वुड, चलें जी हम कहते हैं जी हम वुड सिलेक्ट कर लेते हैं, आयरन नहीं सिलेक्ट करते, ठीक है। ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ सिलेक्ट नहीं कर सकते कि जिसको लेने के लिए आपको कहीं युगंडा जाना पड़े या इथोपिया का रुख करना पड़े, ऐसी जगहों पर नहीं जाना हमने, ठीक है जी। ऐसी सिलेक्शन नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड बनाने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि वो क्या होना चाहिए? मोस्ट अबंडेंट होना चाहिए। एक पहली बात ये है कि ये क्या होना चाहिए? मोस्ट अबंडेंट। तो कार्बन 12 को सिलेक्ट करने की सबसे पहली लॉजिक क्या है? मोस्ट अबंडेंट। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है और अबंडेंट है वो है कार्बन 12, ओके जी। उसके बाद दूसरी बात ये है, अबंडेंट तो हो गया जी, मिल गया जी हमें। अब हम कहते हैं वुड तो ज़्यादा आसानी से मिलती है, आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगली बात फिर वहाँ आती है, देखें हम कहते हैं जी स्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब हम कहते हैं जी ये बताएं कि क्या आयरन वुड के मुकाबले में स्टेबल है कि नहीं है? बिल्कुल हम कहते हैं जी स्टेबल है। तो इसका मतलब वुड को रिजेक्ट किया, आयरन को सिलेक्ट कर लिया। दो चीज़ें थी, एक तो आयरन आसानी से मिल जाता है अगर हम वेट बनाना चाहते हैं, और दूसरा वो स्टेबल है। इसी तरह से जब एलिमेंट्स के लेवल पे आते हैं तो हम कहते हैं एक तो ये मोस्ट अबंडेंट है और दूसरा ये क्या है? स्टेबल है। तीसरी बात होल नंबर मैस। तीसरा पॉइंट हम ये कहते हैं कि इसमें क्या हो सकता है जी? ये हो सकता है होल नंबर मैस। होल नंबर मैस 3 कंडीशंस आपको बता दी। वाई कार्बन 12 इज टेकन एज द स्टैंडर्ड। नंबर 1 पॉइंट मोस्ट अबंडेंट,
नंबर 2 स्टेबल, नंबर 3 होल नंबर ऑफ मास। ठीक है जी, होल नंबर मास जो है इसका होल नंबर में होगा। ये हमारे पास तो आगे जी बात यहाँ पे। अब आते हैं एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU से, AMU एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कैसे करते हैं? हम डिफाइन करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करते हैं 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का 1/12 मास, एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा, एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा क्या कहलाता है? एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। मैं आपको दोबारा ले जाता हूं। आपको 9th क्लास में आप लोगों ने एक एवोगैड्रोस नंबर का कंसेप्ट पढ़ा होगा। एवोगैड्रोस नंबर के कंसेप्ट में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो है 1.6022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो एटम्स हैं कितना इक्वल होता है जी? 12 ग्राम के इक्वल होते हैं। 1.6022 10⁻23 एटम कार्बन किसके इक्वल होंगे? 12 ग्राम के। अगर मैं कहता हूं 1 कार्बन एटम, हमने क्या निकालना है? सबसे पहले मास ऑफ 1 कार्बन एटम, फिर उसका 1/12 मास फाइंड करेंगे। और ये हमारे पास कितना आया? 12/6.02 10⁻23 ये आ गया। ठीक है जी। अब हम कहते हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन, 1/12 मास ऑफ कार्बन। और ये क्या होगा? देखें 12 ये हमारे पास हो गया। इसको जब हमने इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1.994 इंटू 10⁻⁻23। इसको डिवाइड किससे कर दूं मैं? 12 से डिवाइड कर दूं। 12 से डिवाइड कर दिया। सो यहां पे इस वैल्यू को हमने 12 से जब डिवाइड किया हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है जी, याद होगा आपको, मैंने एटॉमिक मास यूनिट की कन्वर्जन्स आपको बताई थी सेकंड लेक्चर में। और उसके अलावा अगर आप इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स के भी इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये हमारे पास पॉइंट था एटॉमिक मास यूनिट का। अब मैं दोबारा आपको एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि यहाँ तक पॉइंट कंप्लीट हो और हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द कार्बन 12, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास। इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई। हाइड्रोजन 1.008 AMU, कार्बन 12, सोडियम 23, वहाँ नियोन लिया हमने 20.1797, फिर हमने लिया क्लोरीन 35.453, फिर हमने लिया ऑक्सीजन 15.994। ये मैंने आपको सारी एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की। उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया कि वाई कार्बन 12 इज टेकन एज द स्टैंडर्ड। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड के तौर पे हम क्यों लेते हैं? मैंने आपको 3 एग्जांपल बताई कि सबसे पहले मोस्ट अबंडेंट होना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि स्टेबल है, तीसरी बात ये है कि होल नंबर में इसका मास है, 12 है इसका मास। और उसके बाद नेक्स्ट एटॉमिक मास यूनिट, मैंने आपको बताया कि एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा जो होता है वो क्या है? AMU एटॉमिक मास यूनिट, 1/12 मास 1 कार्बन एटम। और ये वैल्यू आती कैसे है? मैंने पूरी डेरिवेशन आपको करके दिखा दी। दिस इज द एंड ऑफ द 2 days लेक्चर। होप सो आप लोगों को सारी बात अंडरस्टैंड हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।